बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा, वो जो हमने अपना चैप्टर 15 स्टार्ट किया हुआ था, आज हमने उसका थर्ड टॉपिक पढ़ना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पेरिकल डाटा। अच्छा, अब कंसंट्रेशन क्या होता है एक सॉल्यूशन की, ये हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो डिफिकल्ट बात है ना, वो क्या है कि टाइट्रेशन क्या होती है। अच्छा देखिए, हमने देखा था ना पिछले लेक्चर में कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन का हमने फॉर्मूला भी देखा था कि जो उसके अंदर हम सोल्यूट डालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को हमने किससे डिवाइड किया था, उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ हमने जो है वो क्या कर दिया था, डिवाइड किया था और हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई थी उस सॉल्यूशन की। अच्छा, अब देखो टाइट्रेशन क्या होता है बच्चों। टाइट्रेशन ये होता है कि इसमें हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होती। समझ आ रही है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, हमने उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाना होता है। तो हम किस मेथड से पता लगाते हैं? टाइट्रेशन के मेथड से। अब टाइट्रेशन के मेथड में क्या होता है कि जो जिस सॉल्यूशन की फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, आप फॉर एग्जांपल आप ये समझ लेना कि ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर जो है वो एक सॉल्यूशन है। सही है। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, ये अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। सही है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन ले लेंगे, दूसरा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, जो क्या है, नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। सही है। इसके थ्रू हम इसकी कंसंट्रेशन को पता लगाएंगे, यानी जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है ना, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जिसकी हमें नहीं पता, जो अननोन है, उसकी कंसंट्रेशन को भी पता लगा लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, इसको भी हम इस अननोन वाले के अंदर डाल देते हैं। सही है। और डालते जाते हैं, इनका रिएक्शन होता है आपस में। सही है। क्योंकि ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है। और जब इन दोनों का रिएक्शन होता है ना, तो फिर हमें जो है उसके थ्रू जो डाटा मिलता है ना, सही है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल डाटा कहते हैं। एम्पेरिकल डाटा एक ऐसा डाटा होता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें जो डाटा मिलता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल डाटा। तो उस एम्पेरिकल डाटा को यूज करते हुए टाइटरेशन के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। सही है। अच्छा, अब देखिए, मैंने दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पहले ही बना दिए हुए हैं। व्हाट इज टाइट्रेशन, के टाइट्रेशन क्या होता है, और ये मैंने इसका आंसर भी मार्क कर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें टाइट्रेशन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग इट विद द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन टिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड। वो कह रहे हैं कि जब भी किसी सॉल्यूशन की हमने कंसंट्रेशन को पता करना होता है ना, डिटरमिन करना होता है, यानी अंदाजा लगाना होता है, पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं। किसके साथ उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं? नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के साथ, यानी एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, टिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड। अच्छा, अब एंड पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, जब उसको हम ऐड करेंगे ना, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, जो नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसको जब हम अननोन वाले में ऐड करवाएंगे तो उनका रिएक्शन होगा। अच्छा, उस रिएक्शन से हमें जो भी एंड रिजल्ट हमें चाहिए ना, उस एंड रिजल्ट के आने तक हम इस रिएक्शन को करवाते रहेंगे। अच्छा, अब देखिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए हैं टाइट्रेशन करवाने के लिए। इस पर्पज के लिए सबसे पहली चीज तो हमें चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। किसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए? उन दो सॉल्यूशंस की जिनके दरमियान ये रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास ना जो एग्जांपल दी हुई है ना, उसके अंदर जिन सॉल्यूशंस को डिस्कस किया हुआ है, मैं भी उन्हीं की एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब आप फॉर एग्जांपल समझ लें कि NaOH जो है ना, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, और HCl जो है ना, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। अब हमने क्या करना है? HCl की कंसंट्रेशन को पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे? NaOH के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे। NaOH को जो है वो इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे, इनका रिएक्शन होता जाएगा, तब तक करवाएंगे जब तक कोई एंड रिजल्ट उसका नहीं आ जाता। सही है। ये तो हमारे पास हो गया टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन के लिए हमें चीज क्या चाहिए? सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए ना टाइट्रेशन के लिए, वो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सही है। सबसे पहली चीज हमें ये चाहिए। अब वो क्या है? देखिए, HCl और NaOH के रिएक्शन की ना हमने एक इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन। देखो, NaOH जब रिएक्ट करेगा ना HCl के साथ,
तो क्या होगा, ये जो सोडियम है Na, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है Cl के साथ, और ये क्या बना देता है NaCl, यानी जो टेबल सॉल्ट हमारा होता है NaCl, ये बना देता है। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो H रह गया, ये इस HO के साथ रिएक्ट करता है, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाता है H2O वाटर। तो ये हो गई इसकी हमारे पास क्या चीज आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली चीज हमें ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमें क्या रिक्वायर्ड है, दोनों सॉल्यूशंस के हमें वॉल्यूम पता होने चाहिए। सही है, देखिए हमने जो ऊपर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखा था वो क्या था कि हमें सोल्यूट का मास पता होना चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए ना, जो डेसीमीटर क्यूब में हम लिखते थे। तो यहाँ पे जो दो सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं जैसे कि HCl है या NaOH है, इन दोनों के हमें जो है वो वॉल्यूम्स पता होने चाहिए। वॉल्यूम्स किसके पता होने चाहिए, टू, जो हमारे पास टू सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं ना, दोनों के वॉल्यूम, किसी एक का नहीं बल्कि दोनों के वॉल्यूम पता होने चाहिए। वो आप ये समझ लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो HCl है उसका वॉल्यूम हो जाए 20 डेसीमीटर क्यूब, और जो NaOH है इसका वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमें दोनों के वॉल्यूम का भी अंदाजा होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये रिक्वायर्ड है टाइट्रेशन के लिए। अच्छा, तीसरी चीज हमें क्या रिक्वायर्ड है, तीसरी चीज हमें रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन। देखिए, एक की कंसंट्रेशन तो हमें नहीं पता ना, ये तो हमने पता लगानी है, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। वॉल्यूम दोनों के पता होने चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन की पता होनी चाहिए हमें। तो ये तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड है टाइट्रेशन के लिए। अब आगे हमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है। वो कहने हैं टाइट्रेशन इज परफॉर्म बिटवीन NaOH एंड HCl टिल द एंड पॉइंट इज रीच, यानी NaOH के दरमियान सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान टाइट्रेशन की गई है। इसमें से एक का जो कंसेंट्रेशन है वो अननोन होगी और एक की कंसेंट्रेशन नोन होगी। अच्छा, इनके दरमियान टाइट्रेशन करवाई है कब तक, जब तक एंड पॉइंट ना पहुंच जाए। हमने पीछे पढ़ा है ना कि हमने तब तक रिएक्शन करवाना है जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए हमें टाइट्रेशन के लिए क्या तीन चीजें रिक्वायर्ड थी ना। एक चीज हमें क्या चाहिए थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए थी। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, जो भी दोनों सॉल्यूशंस है ना उन दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या चाहिए थी कि किसी एक की कंसेंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए और दूसरे की तो अननोन होगी, वो हमने पता लगानी है। यही तो हमारा टाइट्रेशन का प्रोसेस है। अच्छा, अब देखिए NaOH और HCl की सबसे पहले तो हमें क्या पता होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए हमने अभी पढ़ी NaOH और HCl की बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि NaOH और HCl का जब हमारे पास रिएक्शन होता है बच्चों, तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, NaCl बना देता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो पहली चीज हमारे पास आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी चीज क्या है कि दोनों का हमें दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम उन्होंने हमें बता दिया 15 सेंटीमीटर क्यूब, और HCl का भी वॉल्यूम बता दिया 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों का वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब किसी एक की कंसेंट्रेशन भी पता होनी चाहिए। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसेंट्रेशन उन्होंने बताई है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तीसरी रिक्वायरमेंट भी हमारी जो है वो पूरी होगी। तीनों चीजों हमें पता चल गई हैं। अब हमने क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है और हमने टाइट्रेशन के थ्रू क्या करना है, HCl की कंसेंट्रेशन को अब पता लगाना है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो किसमें है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले तो हमने इस सेंटीमीटर क्यूब को किसमें चेंज कर लेना है, डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो 15.5 एग्जाम्पल करवाई है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो डेसीमीटर क्यूब जो है वो बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है। तो हम जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हो तो हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब में। अब आप देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है ना, हमें एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए थी ना नंबर 1 पे, वो तो हमारे पास आ गई। अच्छा, नंबर 2 पे हमें दोनों के जो है वो वॉल्यूम्स चाहिए थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम है NaOH का। सही है, NaOH का वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.015 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है HCl का भी वॉल्यूम दिया हुआ है। HCl का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 23 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको भी तो हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है ना, तो जब हम 23 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.023 डेसीमीटर क्यूब।
अच्छा, ये हो गया हमारे पास, हमारे वॉल्यूम्स आ गए डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब उसके बाद उन्होंने हमें जो है वो कंसंट्रेशन बताई हुई है। किसकी कंसंट्रेशन उन्होंने हमें बताई है? NaOH की। अच्छा, NaOH की कंसंट्रेशन हमारे पास है कितनी? 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से, ये 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है हमारे पास कंसंट्रेशन। अच्छा, अब देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना, कि हमने जो भी कंसंट्रेशन पता की तो उसका फॉर्मूला क्या था, कि जो भी हमारे पास सोल्यूट का मैस था, मैस ऑफ सोल्यूट। अब अगर यहाँ पे मोल्स में बात हो रही है तो हम इसको मोलर मैस कह सकते हैं, और अगर ग्राम्स में बात हो रही थी तो हम कहते हैं मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। अब यहाँ पे मोल्स में बात हो रही है तो ये हमारे पास क्या है, इसका मोलर मैस है इस सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी पता है अपने NaOH का 0.1015 डेसीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन भी हमें पता है 0.5, सही है। लेकिन मोलर मैस हमने अब अगर पता करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है इसके साथ, वो तो जाके इसके साथ कंसंट्रेशन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन के एक साइड पे जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, सही है। तो अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने निकालने हैं NaOH के, तो हमारे पास कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए हमें इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, इसकी कंसंट्रेशन के साथ। अब वॉल्यूम क्या है NaOH का, ये देखेंगे अभी हमने यहाँ पे निकाला है 0.015, सही है। तो वॉल्यूम हम लिख देंगे 0.015, कंसंट्रेशन इसकी क्या है, ये देखेंगे है 0.5। तो 0.015 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे NaOH के, और कितने आएंगे, 0.0075। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए NaOH के। अब आप यहाँ पे ना, अब आ जाए बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। अब आपको पता चलेगा कि इसकी क्यों जरूरत थी यहाँ पे। इसकी इसलिए जरूरत थी ताकि हम कंपेयर कर सके, हमें पता चल सके कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स थे, प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स थे, और हम उसको इजीली कंपेयर कर सके। अब आप देखिए, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता ना, उसके साथ 1 लिखा होता है, इसका मतलब NaOH का भी 1 मोल है, HCl का भी 1 ही मोल है। अगर HCl के साथ 2 लिखा होता ना, तो हमें पता चलता है कि अगर NaOH 1 है ना, तो HCl उसके डबल होगा। तो हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को HCl के लिए हम डबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों क्या है, इक्वल है। अगर 1 मोल NaOH का है तो 1 ही मोल HCl का, अगर 2 मोल्स NaOH के होंगे तो HCl के भी 2 ही मोल्स यूज होंगे, अगर इसके 3 मोल्स यूज होंगे तो HCl के भी 3 ही मोल्स यूज होंगे। तो इक्वेशन से हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल है या दोनों की क्वांटिटी में कितना गैप आ रहा है। अब यहाँ से हमें पता चल गया दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, तो इसका मतलब अगर NaOH का 1 मोल होता तो HCl का भी 1 ही मोल होता। लेकिन यहाँ से अब हमें पता चल गया कि NaOH के कितने मोल्स है, 0.0075। इसका मतलब हमारे पास HCl के भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0075। समझ आ गया आपको मेरी बात की। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। अगर यहाँ पे HCl के साथ 2 लिखा होता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 होते और NaOH के 1 होते, तो हमें ये पता चल जाता है कि HCl जो है वो NaOH से डबल डलता है। तो फिर हम क्या करते हैं, 0.0075 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, डबल कर देते, और HCl के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, डबल आ जाते हैं। लेकिन अब हमें ये पता है कि दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो हमने दोनों को इक्वल ही रखा। अच्छा, अब देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन का अगेन हम फॉर्मूला देखते हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं। तो मोल्स आ गए ना हमारे पास HCl के 0.0075, और दूसरी चीज हमारे पास वॉल्यूम थी, वॉल्यूम भी हमारे पास है उसका 0.023। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। सिंपल हमारा, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन का अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर मास हमारे पास जो है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, तो अब देखिए बच्चों, मोलर मास हमारे पास क्या आया HCl का 0.0075, और हमारे पास जो है वो इसका क्या वॉल्यूम क्या है हमारे पास, इसका 0.023, जो भी हमने ऊपर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था। तो हम 0.023 से इसको डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो HCl की क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। अब देखिए, हमने NaOH की कंसंट्रेशन हमें पता थी, और उससे हमने HCl की कंसंट्रेशन निकाल ली है टाइट्रेशन के प्रोसेस से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें।